लाइव है क्या? नहीं है ना? हाँ तो कर दो, क्या दिक्कत है। हो गया स्टार्ट? कल तो गए थे, चलो कल करते हैं। अब क्या हो गया आज? हो गया। चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। अभी अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इको सिस्टम, जो कि आपके पर्यावरण सहायक शिक्षक भर्ती का लास्ट यूनिट है। ठीक है, हालांकि ये पहली क्लास है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग अपोजिट डायरेक्शन से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो यूनिट आपके पर्यावरण को कैसे समझना है, क्योंकि इसी से रिलेट करके ही समझ सकते हो, है ना। हालांकि सिलेबस बनाने वाला थोड़ा सा इधर उधर कर दिए हैं, लेकिन जब तक आप पर्यावरण के चीज़ बारे में जानेंगे नहीं कि भाई पर्यावरण है क्या चीज़, कैसे आप पर्यावरण के पैडागॉजी को समझ सकते हो, मुश्किल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज यूनिट 8, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र है। हालांकि ये असिस्टेंट टीचर भर्ती जो कल से एक नई बैच स्टार्ट हुई है ना, शिक्षक भर्ती की, सहायक शिक्षक भर्ती की, उसकी पहली क्लास है। तो स्वागत है भाई सबका, गुड आफ्टरनून। चंद्रकांति, दुर्गा, शिव, प्रतीक, सबका स्वागत है भाई, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, धनेश्वरी जी। तो आज हम लोग इकोसिस्टम के बारे में समझेंगे। तो क्या है इकोसिस्टम? अगर आपसे पूछा जाए कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, तो पर्यावरण में जितनी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हो, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे इंसान हो, चाहे उनके रहने के सुविधाएं हो सकते हैं, या वो मिट्टी हो सकता है, जितने भी चीज़ें जो पर्यावरण में मौजूद हैं, उनका आपके साथ या उनके साथ क्या संबंध है, यही संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। और चूंकि ये तंत्र की तरफ फैला है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। तो क्लियर है, समझ आ गया कि है क्या चीज़? पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे आर्द्रता हो, चाहे नदी हो, चाहे नाले हो, चाहे उसमें पानी हो, है ना, या कीड़े मकोड़े हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, है ना, उनके साथ एक दूसरे के साथ संबंध, या हमारा उनके साथ संबंध, ये क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें पारिस्थितिक शब्द को एक हैक्कल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। किस शब्द को दिया था? पारिस्थितिक। क्या नाम था? हैक्कल। तो ये वैज्ञानिक का नाम याद रखना कि भाई पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था। तो पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? हैक्कल ने। क्या दिया था? हैक्कल। ठीक है, और पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है, ये दिया था एजी टेंसले। क्या नाम है? एजी टेंसले। ठीक है, तो ये दोनों नाम में विद्यार्थी बहुत कंफ्यूजन होते हैं, सर किसको किसने दिया था। तो खाली पीली पारिस्थितिकी किसने दिया था? हैक्कल। और पारिस्थितिक तंत्र किसने दिया था? टेंसले। तो तंत्र से याद रखना टेंसले, तंत्र से क्या? टेंसले, टाटा। ठीक है, तो उसको ऐसे हाईलाइट कर ले रहा हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होगा एग्जाम में, भले अभी यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, लेकिन तंत्र और यहाँ पे क्या है? टेंसले। ठीक है, कैसा टेंसले? एजी। ठीक है, एजी टेंसले, जिन्होंने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताया, जबकि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? हैक्कल ने दिया था। तो क्या है, ये समझ आ गया कि पारिस्थितिकी क्या है? एक दूसरे के बीच संबंध। चाहे इस मिट्टी के साथ आपका क्या संबंध है, या सूर्य भगवान के जो रोशनी आ रही है उसके साथ हमारा क्या संबंध है, या पेड़ के साथ तो सूर्य के प्रकाश से क्या संबंध है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्लियर है माइंड में कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ठीक है ना, नहीं भूलोगे, भूलने वाली बात भी नहीं है, बस एक दूसरे के बीच संबंध, यही क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र। तो क्या एक चूहा और सूर्य की रोशनी में संबंध है? क्या है? पर्यावरण मतलब जितनी भी चीजें इस पृथ्वी पे है, अगर उनका रिलेट कर रहा है, अगर वो जिंदा है, तो मतलब उसका संबंध कहीं ना कहीं होगा। उसका मिट्टी से भी संबंध है, उसका तापमान से भी संबंध है, उसका आर्द्रता से संबंध है, उसका रोशनी से संबंध है, उसका हमारे से संबंध है, उसका मगरमच्छ से संबंध है। हमारा क्या मगरमच्छ से संबंध है? हमारा क्या कीड़ा मकोड़े से संबंध है? भले मामा भाचा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रिलेशन है। समझ आ रहा है? उस रिश्ता को नाम नहीं दे सकते, नाजायज रिश्ता, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं। तो चूहे के साथ हमारा संपर्क है। कैसे चूहे के साथ हमारा? तभी तो हमारे चावल को खाते हैं, धान को खाते हैं, कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं ना। अब वो पूरे खा जाएंगे पूरे धान को, तो हमारा तो नुकसान है, हम किसको खाएंगे? तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली संबंध है, डायरेक्टली है, लेकिन वो इनडायरेक्टली उस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, भले रिश्ता का नाम नहीं दिया है, लेकिन संबंध एक दूसरे से क्या है? रखा है। तो जो भी चीज़ें इस
पृथ्वी पे मौजूद हैं उनका किसी तरीके से एक दूसरे संबंध क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र। इसी पारिस्थितिक तंत्र को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। दो कैटेगरी में कौन कौन से सर? एक हो सकता है बेटा इस दुनिया में जो चीज़ें जिंदा है ना, जो चीज़ें जिंदा है जिसमें जान है उसको हम लोग बोलते हैं जैविक घटक। क्या बोलते हैं? जैविक घटक, लिविंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिविंग। और दूसरा ऐसी चीजें जो जीवित नहीं है, निर्जीव है, इसको बोलते हैं अजैविक घटक, नॉन लिविंग या बायोटिक्स, ठीक है, कंपोनेंट। तो बायोटिक्स या नॉन बायोटिक्स या लिविंग या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के, कुछ जिंदा है, जैसे चूहा जिंदा है लेकिन मिट्टी में थोड़ी जान है, नहीं है। पेड़ पौधे में जान है ना भाई, पेड़ पौधे अगर बड़े हो रहे हैं मतलब उसमें जान है, लेकिन क्या सूर्य के ताप में जान है? क्या नहीं है, तो वो निर्जीव चीजें हैं। तो जो चीजें जिंदा है, जिस चीज में जान है, जो चीजें सजीव है, ब्रैकेट में लिख सकते हो सजीव घटक, ठीक है। तो जो चीजें जिंदा है, लिविंग है या बायोटिक्स है, इसको हम लोग जैविक घटक कहेंगे। और जो चीजें जिंदा नहीं है उसको हम लोग अजैविक घटक के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो इन चीजों को आपको समझना, किसको हम लोग बायोटिक्स बोलेंगे, किसको हम लोग नॉन बायोटिक्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें जैविक घटक कौन है सर और अजैविक घटक कौन है? तो सीधी सी बात है, मनुष्य किस में आएगा? जैविक घटक में, क्योंकि हमारे में जान है, ठीक है। पेड़ पौधे किस में आएंगे? कीड़े मकोड़े, मगरमच्छ, शेर, लोमड़ी, जैविक घटक। लोमड़ी को हल्के में नहीं लेना है, वो भी जैविक घटक है, तुम भी जैविक घटक हो, लोमड़ी भी जैविक घटक है। तो चूहे और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है, बस साइज में अंतर है। चूहे के पास दिमाग नहीं है, आपके पास दिमाग है, समझ गए? तो बस इतना ही अंतर है। इंसान दूसरों से अलग इसलिए है क्योंकि इंसान के पास एक ब्रेन है ना, उसमें अंडरस्टैंडिंग करने की पावर है। बाकी उनमें भी ब्रेन है लेकिन उसमें अंडरस्टैंडिंग करने की पावर नहीं है, तो ये डिफरेंस है। तो जितना चूहा का औकात है उतना इंसान का औकात है, ठीक है। बस थोड़े औकात ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि उसमें समझदारी है। तो जानवर से ज़्यादा मतलब ऊपर नहीं है इंसान भी, ठीक है। चलिए सर, ईवीएस का क्लास चल रहा है क्या? बिल्कुल दुर्गा जी, ईवीएस की क्लास चल रहा है। कहीं और चला गया क्या लिंक? नहीं, ईवीएस की क्लास चल रही है। ईवीएस की क्लास का यूनिट 8 लास्ट से चालू कर रहे हैं, क्योंकि इसको समझेंगे तभी हम पर्यावरण के पैडागोजी समझेंगे, है ना। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको कंप्लीट नहीं पढ़ाऊंगा। यूनिट 8 में मैं सिर्फ इको सिस्टम बस समझाऊंगा, देन अपन लोग इको इसमें आ जाएंगे आपके पैडागोजी में, ठीक है, यूनिट 1 में। क्योंकि पर्यावरण के बारे में जानना जरूरी है ना, पहले है क्या चीज़ उसको समझ लो, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या समझें कि हमारे चारों तरफ की जितने भी चीज़ें हैं वो हमसे कनेक्ट हैं, उसी को तो पर्यावरण बोलते हैं ना। हमारे आसपास की जितनी चीज़ें हैं परिधन आवरण से मिलकर बना है, वो सब नहीं पूछेगा, ठीक है। वो आपके बेसिक क्लास KG1 KG2 की बातें हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम समझना है कि जो चीज़ें जिंदा है, जिसमें जान है, वो क्या कहलाएगा? जैविक घटक। जिसमें जान नहीं है वो क्या कहलाएगा? अजैविक घटक। क्या कहलाएगा? अजैविक घटक, ठीक है। तो अजैविक घटक मतलब जैसे कि मिट्टी हो गया, है ना, सूर्य का तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, और क्या हो जाएगा? बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जान नहीं है, ठीक है। वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? अजैविक घटक कहलाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स याद रखना है, लिख लेना भाई, जितने भी हैं, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, ये सभी जैविक घटक हैं। प्रकाश लिख देता हूं, ठीक है। प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी, आर्द्रता, ये सब कैसा है? नॉन बायोटिक्स या नॉन लिविंग है, ठीक है। इसमें कोई जान नहीं होती है, ठीक है। तो जितने भी गैस वैस सब किस में आ जाएंगे? अजैविक घटक, क्योंकि उसमें कोई जान नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन में तो दिमाग नहीं लगाना है, ऑक्सीजन तो गैस है, उससे तो जिंदा रहते हैं, तो जैविक घटक नहीं, वो क्या है? अजैविक ही है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा दिमाग पेपर हॉल में नहीं लगाना, जितना दिमाग है उतना यूज करना है, ठीक है। अब दिमाग है ही नहीं, ज़्यादा यूज करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो जितना दिमाग का है, जितना जो चीज़ आता है उसी को यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं जैविक और अजैविक घटक को अलग अलग, ठीक है। तो सबसे पहला बायोटिक्स, जिसको हम लोग देखते हैं जैविक कंपोनेंट्स, जैविक घटक। जैविक घटक कि भाई जो जैविक घटक है या बायोटिक्स या जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ये क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैविक घटक, जहाँ तक मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें सजीव है, जिसमें जान है, वो सब क्या कहलाएंगे? जैविक घटक कहलाएंगे। क्लियर है? तो ये जैविक घटक जो होते हैं बेटा
3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो है, सबसे पहला उत्पादक, प्रोड्यूसर। क्या? उत्पादक। दूसरा होता है उपभोक्ता। क्या? उपभोक्ता। और तीसरा होता है अपघटक। ठीक है, तो ये टाइप्स याद रखना है कि भाई जैविक कंपोनेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो जैविक कंपोनेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो याद रखना सबसे पहला कौन सा है? उत्पादक, प्रोड्यूसर। सेकेंड कंज्यूमर। और तीसरा है आपका प्रोस्टस, अपघटक। क्या है? अपघटक। क्लियर है? भूलेंगे तो नहीं? नहीं। तो जैविक घटक के कितने प्रकार? पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब ये तीनों में जान है ना? तीनों में क्या है? जान है। तीनों में जान करने मतलब तीनों जिंदा चीजें हैं। ठीक है, चलिए। तो अब ये उत्पादक क्या है सर, उपभोक्ता क्या है, और ये जो अपघटक है ये क्या चीज है, इसी को हम लोग समझेंगे। तो सिंपल सी भाषा में एक वर्ड में बता देता हूं, ऐसे सभी चीज जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप लोग नहीं, आप लोग अपने खाने के लिए बनाते हो, वैसे थोड़ी है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ब्रैकेट में लिखना, अभी लिखवा नहीं रहा हूं, क्या? सूर्य के प्रकाश से। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाता है। व्हाट इज द प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू बनने वाले जितने भी खाने हैं या भोजन का निर्माण करने वाले पदार्थ हैं, सब क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि जो उत्पादक होगा वो उत्पादक क्या करेंगे कि अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाएंगे। अपना भोजन किससे बनाएंगे? प्रकाश संश्लेषण। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो भोजन स्वयं बना रहा हो, लेकिन किसके थ्रू? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। हम भी तो बनाते हैं ना, लेकिन हम प्रकाश संश्लेषण थ्रू नहीं बनाते। हम तो इंडेन गैस के थ्रू बनाते हैं, चूल्हे से बनाते हैं, HP गैस के थ्रू बनाते हैं, कढ़ाई से बनाते हैं सर, है ना? तो वो क्या है? नहीं मान्य। तो मान्य क्या होगा? जो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू बनेगा। क्लियर है? तो जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के थ्रू बनाया जाए, ये क्या कहलाएगा? उत्पादक कहलाएंगे। तो कौन बनाता है भैया? पेड़ पौधे, घास फूस, है ना? तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे भाई आपके पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ ऐसे हैं परजीवी, पैरासाइटिक्स, वो अपना भोजन बनाते नहीं है लेकिन दूसरे का यूज कर लेते हैं, वो भी घास फूस है, लेकिन वो पेड़ पौधे से ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि अमरबेल आपने सुना होगा, परजीवी टाइप्स के हैं। ठीक है, तो एक ऐसा जैविक प्रणाली जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसी में प्रकाश संश्लेषण समझाना चाहूँगा कि सर ये प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, तो देखो प्रकाश संश्लेषण क्या है। आप सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इंपॉर्टेंट है सूर्य और पेड़। ठीक है, तो जितना ज़्यादा है ना पेड़ पौधे रहेंगे उसी में प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, अब ये होता कैसे? अब पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है भाई? पत्ती। क्या पाया जाता है? पत्ती। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना, लिखना फिखना वाला काम बंद करो। ठीक है, ये क्या है? पत्ती। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पत्ती, लीफ। ठीक है, ये क्या है? स्टीम, तना। ठीक है, ये इसके बहुत सारे ब्रांचेस, शाखा। ठीक है, और ये आपके नीचे क्या है? रूट, जड़। ठीक है, इसको मैं 2 भाग में डिवाइड कर दिया। कितने भाग में डिवाइड कर दिया? 2 भाग में डिवाइड कर दिया। क्यों किया उसको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब एज्यूम करो एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है। दिमाग में से सोचो। ठीक है, पेड़ तो देखी होगे, नहीं देखे हो तो सोच लो। ठीक है, एक बहुत बड़ा घर के बगल में पेड़ है, बरगद है, उसमें चढ़े हो और जहाँ से गिर गए। ठीक है, ठीक है, याद आया अब? तो आप उस पेड़ में चढ़े हो, उसमें बहुत सारी पत्तियां, यहाँ पे एक ठो है, लाखों करोड़ों पत्तियां रहते हैं ना, अनगिनत टाइप का। अब ये जमीन से नीचे क्या रहेगा? जड़ें रहेगी। ठीक है, तो जड़ में क्या होते हैं? जड़ के तना से हर एक पेड़ पौधे में 2 चीजें होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। ये 2 टिश्यूज हैं। कौन कौन से टिश्यू? जाइलम और फ्लोएम।
पेड़ पौधे में ये नली की तरह कार्य करता है, पाइप की तरह कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर में सीरा और धमनी होता है, आपने सुना है ना, सीरा और धमनी। सीरा जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को प्रवाह कराता है, और जो धमनी की नली होती है, नाड़ी चेक करते हैं ना ऐसे डॉक्टर, तो क्या हाथ को थोड़ी देखते कितना मोटा है इसका हाथ, वो सीरा और धमनी की ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो धमनी होता है वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को प्रवाह करता है, लेकिन जो सीरा होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। सिमिलरली जो जाइलम ऊतक होता है वो जड़ से पत्तियों तक जल और खनिज का संवहन करता है। मतलब उस नली के थ्रू क्या क्या जाता है, जल और खनिज। तो याद रखना है, जाइलम ऊतक से जल एवं खनिज का संवहन होता है। किसका संवहन होता है, जल और खनिज का संवहन होता है। जबकि जो फ्लोएम है इससे क्या होता है, इसके लिए लवण और भोजन है ना, लवण और भोजन। तो जो लवण है ना, और जो भोजन है इसका फ्लो कौन कराता है, इसका बहाना कौन कराता है, फ्लोएम कराता है। तो जाइलम और फ्लोएम पेड़ पौधे में पाया जाता है, इंसान में नहीं पाया जाता। इंसान में क्या पाया जाता है, सीरा और धमनी, ठीक है, विंस और आर्टरी। तो यहाँ पे जाइलम क्या करता है, जल को लेके जाता है कहाँ तक, जड़ से पत्तियों तक, क्योंकि आखिरी पॉइंट तो पत्ती ही रहता है ना, उसके बाहर और थोड़ी कुछ है। अब देखो इस रूट से दो चीजें जाएगी, एक नली में क्या जाएगा बोल रहा हूँ, जल। अब कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा ना, नीचे से। अब नीचे कहाँ से पानी आ गया सर, तो कहाँ से आ गया, नीचे जमीन है ना भाई, तो जमीन में तो पानी ही निकलेगा ना, है ना, किसी का खून थोड़ी निकल जाएगा, पानी ही है। तो नीचे से क्या करता है, ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये जाइलम क्या करेगा, पानी लेके जाएगा ऊपर तक। अब आखिरी में तो पत्ती बचेगा, तना से गुजरेगा, ब्रांचेस से गुजरेगा, आखिरी में कहाँ जाएगा, पत्तियों में। कहाँ चला गया, पत्तियों में चला गया, उसके पास और कहीं जाने का रास्ता ही नहीं, फिलहाल अभी तक तो पत्ती में ही गया। इन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अगर कोई बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो कमेंट करके बताना कि इस छोटे छोटे छिद्र को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रंध्र, स्टोमेटा। आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। पत्तियों में, हर एक पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, स्टोमेटा। हिंदी में बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र। हर एक पत्तियों में पाया जाएगा, चाहे नीम की पत्ती हो, चाहे बांस की पत्ती हो, चाहे मुनगे की पत्ती हो, चाहे पीपल की पत्ती हो, है ना। तो हर एक पत्ते में क्या पाया जाता है भाई, स्टोमेटा, रंध्र पाया जाता है। क्लियर है। तो ये क्या करता है, स्टोमेटा इन छिद्रों के माध्यम से, अब छेद है तो छेद से तो लीकेज करेगा ही, अब पानी है तो लीकेज और मारेगा। तो ये पानी कहाँ जाएगा, इस छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलता है। कहाँ निकलता है, बाहर। अब बाहर आ गया, बाहर मतलब इस दुनिया में आ गया, समझ रहे हो, जहाँ पे वातावरण है, समझ आ गया। अब ध्यान से सुनो, अब भाई ये बाहर तो आ गया, बाहर आने वाला चीज क्या है, जल है। जल मतलब H2O, ठीक है। जल मतलब क्या, H2O। क्या सर कोई चीज अंदर नहीं जा सकती क्या, जाएगा, कुछ ना कुछ तो जाएगा। तो याद करो, पेड़ पौधे लोग क्या चीज लेते हैं, क्या अंदर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, यही लेते हैं ना। हमको देते हैं ऑक्सीजन और हमसे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन्हीं छिद्रों के माध्यम से, इन्हीं छिद्रों के माध्यम से अंदर प्रवेश करने वाला चीज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर क्या निकला, जल, अंदर क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज क्लियर हुआ कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, पत्तियों से। बिना पत्तियों का पेड़ पौधा कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकता। तो 10 ठो पेड़ पौधे यहाँ पे लगा दो, किसी का पत्ती ही नहीं रहेगा, बस तना रहेगा, जिंदा रहेगा, तो कभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा, घूटन के मारे मर जाओगे, ठीक है। तो पेड़ पौधे रहेंगे तो वहाँ से प्रोसेस होगी, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ से क्या घुसेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करेगा, वहाँ से क्या निकल रहा है, जल निकल रहा है। अब दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या है, जितना ज्यादा पत्तियां होगा, जितनी ज्यादा क्या होंगी, पत्तियां होंगी, जितनी ज्यादा पत्तियां होंगी एटमॉस्फेयर में, है ना, एटमॉस्फेयर पे उतनी ज्यादा जल की मात्रा बढ़ेगी। क्लियर है। अगर मान के चलो 10 पेड़, एक पेड़ है, एक पेड़ में इतने सारी पत्तियां हैं, इससे, इस रंध्र से, स्टोमेटा से क्या बाहर आ रहा है, H2O। अंदर क्या प्रवेश कर रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन H2O एक पत्ती से, एक रंध्र से निकल रहा है। ऐसे ऐसे विभिन्न जो जल के अणु हैं, इन स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या लगाने के लिए बोलते हैं,
पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे लाने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ से वातावरण में किसकी मात्रा बढ़ेगी? जल की मात्रा बढ़ेगी, और जल की मात्रा बढ़ेगी मतलब पानी बरसेगा। तो समझ आया कि पेड़ पौधे लगाने के लिए क्यों बोला जाता है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, है ना? क्योंकि यहाँ से क्या थ्रू निकलेगा? जल, और जल निकलेगा तो बादल का निर्माण करेगा, और बादल बनेगा तभी तो पानी गिरेगा। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ जंगल होते हैं वहाँ पानी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टोमेटा के थ्रू जल बाहर हो रहा है ना? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रवेश किया वो समझ आ गया, जल कैसे निकला वो समझ आ गया। तो ये पूरी प्रोसेस में, और चूंकि आपको पता है कि पत्तियों में क्या मौजूद होती है? क्लोरोफिल। क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल। इन क्लोरोफिल के कारण ये पत्तियों का रंग क्या हो जाता है? हरा रंग हो जाता है। अब आपने तीनों चीज को समेकित कर दो। समेकित कैसे कर दिया आपने? कि भैया क्लोरोफिल ऑलरेडी कहाँ मौजूद है? पत्ती में। तो पत्ती, और उसमें जा क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ही जगह मिल रहा है। इसमें ऑलरेडी क्या मौजूद है? H2O, जो किससे आया? जाइलम से। अब ये तीनों चीजें अगर सूर्य की प्रकाश पड़ जाती है, क्या मिल जाता है इनको? सूर्य की प्रकाश। तो जब इन पर सन की लाइट पड़ती है तो एक रिएक्शन करता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम देते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो समझ आ गया टॉपिक कहाँ का था, कैसे आया? ठीक है, तो ये सिर्फ सन की लाइट पड़ेगी और ऑटोमेटिक एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। आप दूध में एक बूंद नींबू डाल दो ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में क्या कन्वर्ट हो जाएगा? दही बन जाएगा, फट जाएगा। सिमिलरली इस पत्ती में H2O ऑलरेडी मौजूद है, इस पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। कहाँ से पता चल गया? इसमें ऑलरेडी क्लोरोफिल मौजूद है। अब ये तीनों का रिएक्शन कब होगा? जब उसमें सन की लाइट पड़ेगी, और ये सन की लाइट पड़ने के कारण ये रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण। और इनके थ्रू आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो मिलने वाली जो कंपोनेंट्स हैं, घटक है, वो क्या कहलाएंगे? ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपने समझा उत्पादक। तो उत्पादक हम किसे बोलेंगे? जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के थ्रू बनाए, ना कि HP इंडेन गैस से। ठीक है, चूल्हा कढ़ाई से नहीं बनने वाला, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू जो चीजें भोजन बनाएगी वही क्या कहलाएगा? उत्पादक काल। अब बात करते हैं कि सर उपभोक्ता क्या चीज है? ठीक है, क्या है उपभोक्ता? क्लियर, समझ आया उत्पादक क्या है? चलिए अब समझते हैं कि भाई उपभोक्ता क्या है। ठीक है, उपभोक्ता हम लोग समझेंगे कि उपभोक्ता एक चीज नहीं है, उपभोग करने वाले बहुत चीजें हैं। चलिए, तो कौन कौन से उपभोक्ता है सर? तो 3 उपभोक्ता हैं। सबसे पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता। कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या उसको समझाता हूं। सेकेंड है द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकेंड कंज्यूमर और टर्टियरी या थर्ड कंज्यूमर। ठीक है, चलिए अब ये क्या चीज है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो उपभोक्ता जो डिपेंड करता है किस पर? उत्पादक पर, है ना? लेकिन आप सीधा ये नहीं बोलेंगे कि जो उत्पादक पर निर्भर है उसको हम लोग उपभोक्ता बोलते हैं, क्योंकि उपभोक्ता के बहुत सारे वैरायटी हैं। ठीक है, अब आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप उत्पादक का सेवन करने वाला, जो चीजें उत्पादक का सेवन करेगा, मतलब पेड़ पौधे घास फूस का सेवन करेगा, तो जो चीजें पेड़ पौधे घास फूस का सेवन करेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता, जिसको हम लोग शाकाहारी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो खा क्या रहा है? घास फूस, है ना? तो घास फूस खाने वाले लोग को हम लोग क्या बोलेंगे? घास फूस मतलब हरे पेड़ पौधे। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे खाने वाले, पत्ते खाने वाले लोग क्या बोलेंगे? शाकाहारी। क्या बोलेंगे? शाकाहारी। लेकिन हम लोग इंसान लोग उसको थोड़ा अलग तरीके से यूज करते हैं। शाकाहारी मतलब जो नॉनवेज नहीं खाता हो, ये परिभाषा नहीं है। जो घास फूस हरे पत्तेदार चीजें खाए, आलू थोड़ी हरे पत्तेदार है, लेकिन आलू तो खाता है शाकाहारी लोग। ठीक है, लेकिन हम उसको क्या बोल देते हैं? शाकाहारी। तो वो अलग चीज है। ठीक है, वो बोलने के लिए। तो जो केवल पेड़ पौधे और घास फूस खाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। क्लियर है? आगे इसमें इसी चैप्टर में पिरामिड समझाऊंगा तो इसको फिर पढ़ोगे। ठीक है, वहां पे अलग तरीके से पढ़ेंगे। जो प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करें उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करने वाला क्या शाकाहारी होगा कि मांसाहारी होगा?
क्योंकि पेड़ पौधे खाने वाले पेड़ पौधे तो नहीं रहेंगे। बकरी हो सकता है, गाय हो सकती है ना, भैंस हो सकते हैं, हाथी हो सकता है ना, चूहे हो सकते हैं, जो घास फूस खाते होंगे। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे वो पेड़ पौधे तो खाएंगे। मान के चलो गैया है, गैया क्या खाती है? घास खाती है। या खरगोश बोल सकते हैं, खरगोश भी घास फूस खाता है, बकरी भी घास फूस खाती है। तो बकरी, खरगोश, दुनिया भर के जितना नाम लिया वो सब किस में आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। अब इनको खाने वाला कैसे शाकाहारी होगा? इनको खाने वाला तो जानवर को खा रहा है, या जो चीज जिस चीज को खा रहा है वो मांस है, तो इनको खाने वाला क्या कहलाएगा? मांसाहारी। तो द्वितीयक उपभोक्ता को ही हम क्या बोलते हैं? मांसाहारी। क्यों बोलते हैं? समझ आ गया? क्योंकि वो लोग खाते किसको है? प्राथमिक उपभोक्ता को। अब प्राथमिक उपभोक्ता वाले वो घास फूस नहीं है, वो क्या है? वो जानवर है ना, छोटे छोटे जानवर है, कीट पक्षी हैं। अब ये जानवर, मैंने बोला था ना कि पारिस्थितिक तंत्र जो टेंसले ने समझाया और हेक्कल ने समझाया कैसे अलग है, कैसे उनके बीच रिलेशन है, तो यही रिलेशन। क्योंकि देखो एक एक चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो शुरू जो पेज हमने पढ़ा है उसको लिंक करके यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाला कौन है? द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता को हम लोग मांसाहारी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मांसाहारी, जो केवल और केवल मांस का सेवन करता है। अब बकरी को कौन खाएगा? या लोमड़ी कौन खाएगा? खरगोश होंगे, उसके जो बड़े होंगे वो खाएंगे, खाने लायक होंगे वो खाएंगे, ठीक है। इंसान भी खा देते हैं, नहीं खाते हैं? कौन कौन खाते हो मटन? ईमानदारी से। चिकन कौन खाते हो? सब खाते हो, खाते हैं ना। कौन नहीं खाता? कोई नहीं खाता, आप नहीं खाते, और कौन है? ठीक है, चलिए। तो जितने खाते हैं उसको क्या बोल दिए? मांसाहारी। इसे बोल सकते हैं नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो ये नॉन वेजिटेरियन। तो ये द्वितीयक उपभोक्ता वाला जो इसको खाए, जो प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा क्या कहलाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसको खाने वाले ये, इसको खाने वाले और तीसरा प्रकार का इंसान, तो ये तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगा। जनरली ये बोल देता है सर्वाहारी। क्या बोल देते हैं? सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब जो दोनों को खाता है, प्राथमिक कंज्यूमर को भी, सेकेंडरी कंज्यूमर को भी। ये नहीं बोल सकते कि केवल द्वितीयक उपभोक्ता का ही खाएगा। अब जैसे इंसान है, सर्वाहारी है, घास फूस भी तो खाता है। भाजी खाते हो नहीं खाते हो? कि चिकन ही खाते हो? नहीं, भाजी भी खाते हो, चिकन भी खाते हो, मटन भी खाते हो, सूर्य तक को नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है। तो जो दोनों को खाता हो, हम क्या दोनों खाते हैं? ठीक है, हम मतलब आप लोग को बोल रहा हूँ, ठीक है, अपने आप को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो पत्ता वाला चीज खाएगा वो भी तृतीयक उपभोक्ता है, मतलब वो सर्वाहारी है। तो खाते हैं घास फूस, खाते हैं भाजी घास फूस ही है, पत्तेदार सब्जियां चाहे पत्ता गोभी है, सब घास फूस ही है, ठीक है। और हम मांस का सेवन भी कर देते हैं, तो हम लोग क्या कहलाएंगे? तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। शेर किस में आएगा? शेर कभी घास खाता है क्या? नहीं। तो शेर को कभी तृतीयक उपभोक्ता में नहीं डालना है, उसको किस में डालना है? द्वितीयक उपभोक्ता में। तो जो चीजें दोनों खाए या जो द्वितीयक उपभोक्ता का सेवन करे वो किस में आ जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। किस में आ जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। और ये सब चीज को खाने वाला ये क्या कहलाएगा? अपघटक। लेकिन अपघटक खाएगा नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा चीजें अलग हो जाएगी। अपघटक का क्या काम है? अपघटक का अगर सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपके पर्यावरण में, तो ये बेटा कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ता है। ये इसका काम है। खाना पीना करना इसका काम नहीं है। तो काम क्या है? कार्बनिक यौगिकों को किस में कन्वर्ट करता है? अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक। पूछा गया था कौन से जैविक घटक या कौन से बायोटिक्स या कौन से नॉन लिविंग जो मटेरियल कंपोनेंट्स है वो कार्बनिक यौगिक को अकार्बनिक यौगिक में कन्वर्ट करता है। तो कौन है? उत्पादक है कि उपभोक्ता कि अपघटक है? अपघटक। अब सर अकार्बनिक क्या है, अकार्बनिक क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है। तो सिंपल सी बात है, जिसमें कार्बन की मात्रा है, जिसमें कार्बन की मात्रा, हमारे अंदर कार्बन की मात्रा है, तो जिसमें कार्बन की मात्रा है वो क्या कहलाएंगे? कार्बनिक यौगिक। क्या कहलाएंगे? कार्बनिक यौगिक। और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं है, अकार्बनिक यौगिक। सिंपल सा, जैसे कि मैंने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या इसमें कार्बन की मात्रा है? अगर मैंने लिख दिया H2O, तो क्या इसमें कार्बन की मात्रा है? नहीं है। हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर ग्लूकोज है, तो C6 कार्बन तो है। समझ आ रहा है ना? हमारे अंदर फ्रैक्टोस है, लुक्टोस है, सुक्रोज है, चीनी की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में, मतलब हमारे अंदर कार्बन मौजूद है। तो बॉडी क्या है? हर एक जीव जंतु में
जिसमें फ्रैक्टोज ग्लूकोज ब्लड है। अब ब्लड है मतलब उसमें कहीं ना कहीं कार्बन की मात्रा है, तो उसको अपघटित करने का, क्योंकि बोलते हैं ना एक दिन तुमको मिट्टी में मिलना ही है, तो मिट्टी मिलना मतलब क्या, कार्बनिक से अकार्बनिक में जाना, और अकार्बनिक में कार्बन की मात्रा नहीं होती। मतलब आपको लिविंग से नॉन लिविंग बनना ही है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप इस स्टेज में भी हो, अगर आप इस स्टेज में हो तो इस स्टेज में आपको जाना ही है, हर एक चीज़ों को इसके बाद इसमें जाना ही है, ठीक है। तो आपको इस लिविंग या बायोटिक्स से नॉन लिविंग्स या नॉन बायोटिक्स में पहुंचना ही है, ठीक है। यही पर्यावरण का सार, यही जीवन का सार भी है कि अगर जिंदा हो तो एक दिन क्या होगे, मरोगे। कार्बनिक यौगिक है ना, तो कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मरने के बाद फिर आप कहाँ दब जाएंगे, मिट्टी में। तो छोटे छोटे बैक्टीरियास, कीड़े मकोड़े जिसको बोलते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु है ना, कवक, क्या बोलते हैं, कवक, या बोल सकते हैं उसको इस प्रकार से कि जो आपके उसको क्या बोलते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया है ना, जीवाणु होंगे, कवक होंगे, ये आपको इतने छोटे छोटे मिश्रण बना देंगे कि आपको पूरा मिट्टी में क्या होगा, मिला देंगे। अब वो मिट्टी में मिलने के बाद क्या बनेगा, जैसे खातू का जरा यूज करते हैं ना, समझ आ रहा है, उर्वरक जिसको बोलते हैं, वो काम करेगा पेड़ पौधे के लिए। आपका जो जिंदा जो मटेरियल है, शरीर है, वो एक दिन मिट्टी मिल जाएगा, तो उनके लिए क्या काम करेगा, वो खातू की तरह काम करेगा, उर्वरक की तरह काम करेगा। तो उनको क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा, किसको, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे उगेंगे। समझ रहे हो, तो आपका मरना फालतू नहीं जा रहा है, आपका मरना सही जा रहा है, पेड़ पौधे उगेंगे, आप उसके लिए उर्वरक की भांति कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको तोड़ने का काम कौन करता है, उसको काटने का काम करेगा आपका ये अपघटक। तो अपघटक कौन कौन से हैं सर, तो अपघटक में आ जाएगा कवक, ठीक है, इसमें आ जाएगा जीवाणु, है ना, कुछ कुछ और जीव जंतु, कौए वुए भी शामिल कर लेते हैं, गिद्ध विद्ध को, क्योंकि वो गिद्ध भी काटने का काम करता है मरने के बाद, ठीक है। गिद्ध जानते हो ना, मरने के बाद तुमको गिद्ध कौआ लोग खाएंगे बोलते हैं ना, ऐसे कई लोग को बोल देते हैं ऐसे, चील कौआ लोग, हाँ, तो सभी किस में आ जाएंगे, कवक में, वो दोनों में आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो चील कौए, कवक और ये जीवाणु, बैक्टीरिया, सभी आपको कार्बनिक से अकार्बनिक यौगिक तक पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। तो आज हमने समझा क्या कि भाई कौन कौन से उत्पादक हैं, कौन उपभोक्ता है, कौन अपघटक है, कौन ये लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। तो मैंने यहाँ बताया आपको, नॉन लिविंग मतलब ये जितने भी जो चीज़ें जिंदा नहीं है, जिसमें जान नहीं है, चाहे वो लाइट हो, हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, लेकिन आपसे सीधा रिलेट करेगा, आपके रिलेशन में है ये। चूहा भी आपके संबंध में, भले मामा नहीं बोल सकते उसको, मौसा मौसी नहीं बोल सकते उसको, लेकिन आपसे संबंध है, और इसी संबंध का अध्ययन क्या कहलाएगा, पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पारिस्थितिक तंत्र। आपसी संबंध दर्शाता है, क्या दर्शाता है, आपसी संबंध दर्शाता है, ठीक है। तो कल के चैप्टर में हम लोग कल इसी के आगे चीज़ों को समझेंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को।